हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसका एग्जाम 29 सितंबर 2023 को है, जिसमें क्लास 11th के लिए बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि हर सब्जेक्ट आप चैप्टर वाइज बताइए। तो उसी में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एक पेपर लेकर के आपको आया हूं। पूरा उसको पहले मैं रिव्यू करूंगा, पूरा समझाऊंगा, और उसके बाद जो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको कराऊंगा। तो आइए, आज का हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या इसे हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब यहाँ से क्या पढ़ेंगे, हम लोगों को यहाँ पर दो चर रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि आखिर होता क्या है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है इस टाइप से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये देखिए, इसमें दो चर यानी यहाँ पर आपके x और y ये दोनों वेरिएबल हैं, जहाँ पर a, b और c ये आपके कांस्टेंट हैं। तो अगर कोई ऐसी आपको इक्वेशन दिखती है तो ये आपकी कहलाती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर ए, बी एंड सी आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होते हैं, और इसके साथ साथ एक और इसमें शर्त होती है बच्चों। क्या शर्त होती है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 भले ही कांस्टेंट हो, बट यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए और बी दोनों 0 हो जाएंगे तो ये फिर दो चर रैखिक समीकरण ही नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर कोई दो चर रैखिक समीकरण है और इसके यदि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसके केस में एक कंडीशन आप याद रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होगी, तभी ये दो चर रैखिक समीकरण को बनाएंगे या बनेगी। इसके बाद आपको मैं बताता हूं कि आपको यहाँ पर दो चर रैखिक या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब हम सोल्यूशन इसका बनाते हैं, तो सोल्यूशन करने से पहले ही अगर आप ये दो प्रकार की आपको दिखेंगी, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन होगी a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसी आपको दिखेगी। तो इसको जब हम आरेख करते हैं, यानी इसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों करते हैं, जब इनके हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें तीन सिचुएशंस बनती हैं, और उसी पर बेस्ड आपको बिना हल किए हुए सारी चीजें पता हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप इनको हल करते हैं तो देखिए, इसमें आप तो यहाँ पर x और y में इनको हल करते हैं, तो या तो पहली कंडीशन है ये x डैश और ये मान लो y और x डैश y एंड y डैश, ऐसा कुछ है। तो अगर इक्वेशन कोई भी ऐसी बनती, मान लीजिए इसकी दो रेखाएं हैं, और हाँ, दोनों चूंकि रैखिक नाम इसका दिया गया, यानी जो समीकरण हमारी होती है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो इसका लाइन बनेगा, वो सदैव स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी रैखिक होती है इसका मतलब, या एक सीधी लाइन होती है, ये तिरछा लाइन नहीं होती। कहने का मतलब है, अगर हम दोनों इक्वेशनों को अगर हल करेंगे, तो वो एक मान लो इक्वेशन ये है एल, दूसरी है ये एम। तो पहली कंडीशन है एल और एम कहीं एक बिंदु पर ये काट सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं, कट कर सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में इनके लिए जो आपकी इक्वेशन बनेगी, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, बिना हल किए हुए आप जान सकते हो कि इसके क्या यूनिक सोल्यूशन होंगे, अद्वितीय सोल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। तो इसको कहते हैं a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए अगर ऐसा लिख करके आया है, अगर ऐसा आया है निकालते हो, तो आप इसको कहोगे कि ये अद्वितीय हल होगा, यानी इनके यूनिक सोल्यूशन होंगे, और इन समीकरण को कहेंगे ये जो है कंसिस्टेंट जो है पेयर बनाते हैं। अगली सिचुएशन आती है कि अगर दोनों लाइंस का ए मान लो एक एल है, दूसरा इसके ऊपर, इसी के ऊपर पूरी दूसरी लाइन भी आए, मान लो वो भी एम है, यानी एल और एम अगर दोनों ही रेखाएं जब हम इनको रिप्रेजेंट करें और वो एक ही रेखा बनाएं, इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होंगी, हिंदी में इसे बोलते हैं संपाती होंगी,
या फिर इसको अगर हम कहें दूसरी भाषा में तो इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि इसके सोल्यूशन क्यों एक जगह नहीं है, अरबों जगह काटेंगी तो इसके अनंत होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। ये कैसे हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर हैं। और इसकी कंडीशन क्या होती है? A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। इसका मतलब अगर दोनों लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही हैं तो कंडीशन होगी A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। आइए देखते हैं अगली कंडीशन बच्चों ये भी हो सकती है कि कोई पहली ये L1 हो, दूसरी ये L2 हो। L1 और मान लो M, या दूसरी कोई आप इसको बनाना चाहें, आप दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकता है ये दोनों L बने और M बने, ये कभी भी आपस में नहीं काटेंगी। जिस समय ये बिल्कुल आपस में नहीं काटेंगी उस समय ये आपकी जो लाइंस होंगी वो कैसी? पैरेलल लाइंस होंगी। कैसे? अगर आप ये देख रहे होंगे ये कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। जब ये पैरेलल लाइंस होंगी कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, उस कंडीशन में देयर विल बी नो सोल्यूशन, इनका कोई भी हल नहीं होगा। और इस कंडीशन को इंग्लिश में कहते हैं डिपेंडेंट पेयर्स। क्लियर? मतलब ये मान लो L है और ये M है। तो कुल मिला के अगर आप ये तीनों कंडीशन समझ गए हैं तो मैं आपको अब अपनी एक्सरसाइज पे लेके चलूंगा जहां पर आपको इन सब क्वेश्चनों के अब आंसर मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दिया गया यदि समीकरण यानी द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 और उसका सोल्यूशन है x इक्वल टू 3m प्लस 2 एंड y इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू क्या होगी? अब आपके सामने देखिए इक्वेशन दिया था ये बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 10, चूंकि x की वैल्यू है आपकी 3m प्लस 2 और y की वैल्यू देखिए 4 है, इक्वल टू आप 10 कर देंगे तो ये 3m प्लस 6 इक्वल टू बच्चों 10 हो जाएगा। तो 3m इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 हो जाएगा। देन m इक्वल टू 4/3। तो पूछ रहा था m की वैल्यू क्या होगी, तो 4/3 वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए 4/3, ऑप्शन ए आपका सही होगा। देखिए दूसरा इक्वेशन आपके लिए बहुत आसान सा पूछा गया। समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल न होने का प्रतिबंध, यानी कोई हल ना हो। इसका मतलब जो आपकी समीकरण हैं, जो इक्वेशन थी वो कैसे होने चाहिए? जो आपकी रेखाएं जो बनेगी, जो आपकी युग्म बनेगा वो समानांतर रेखाएं बनेंगी यानी पैरेलल होंगी। उसके लिए कंडीशन क्या होती थी? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन अगर होती है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर देखिए कोई न कोई जरूर यहाँ पे दी होगी। तो यहाँ पर ये डज नॉट इक्वल टू वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ये लगाना भूल गए, नहीं हम ही से ये देखिए बी वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ चूज करिएगा। ये थोड़ा सा वो हो गया, ये ऐसे है, ठीक है। यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है p के किस मान के लिए, यानी वैल्यू ऑफ p जो आपका रैखिक युग्म है 6x प्लस 5y इक्वल टू 4 तथा 12x प्लस p इक्वल टू -8 का कोई हल नहीं होगा। तो अगर कोई हल ना हो तो p की वैल्यू क्या होगी? तो कोई हल ना हो इसके लिए आपको पता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो यहाँ देखिए a1 पहले वाले में देखिए 6 दिया है तो हो जाएगा 6, दूसरे में देखिए 12 दे रखा तो आप यहाँ पर 12 रख लेंगे इक्वल टू b1 की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे कितनी है, यहाँ पर आपकी 5 है अपान, फिर देखिए इस वाले में देखेंगे p है इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 दिया गया है तो अगर आप 4 को इधर लाते तो ये हो जाता माइनस का 4 और ये 8 को इधर लाते प्लस का 8, ये हो जाता। और ये डज नॉट इक्वल टू, चूंकि मुझे p की वैल्यू चाहिए तो p की आपको वैल्यू यहाँ पर निकाल के दिखाने की p का वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हम इन दोनों को सबसे पहले ले लेते हैं 6/12 इक्वल टू 5/p। 5 1 जा 5 2 जा 10, तो p 1 जा p और 5 2 जा 10, यानी p इक्वल टू 10
वैल्यू अगर है तो ये इक्वेशन अगर हम p की जगह पर यहाँ पर अगर हम 10 पुट कर देते हैं तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा, देयर विल बी नो सोल्यूशन। आइए देखते हैं अन्य क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जबकि ए बी सी रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या, हिंदी वाले पढ़ लेंगे, दो चर यानी जो उसके वेरिएबल्स x एंड y, तो रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी उसको अगर लीनियर इक्वेशन कहना है तो अगर a x में अभी, इसलिए आपको कंडीशन सारी मैंने बता दी थी पहले ही, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन होती है। इससे आप रट के जाइएगा, 100% ये प्रश्न आने का चांस रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है ग्राफीय रूप से, यानी अगर हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो समीकरण के प्रत्येक हल एक ही बिंदु पर हों तो इसे क्या कहेंगे। तो इसको दर्शाने वाली रेखा पर, यानी जो इसको रेखा दर्शाएगी उसके ऊपर इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन ए ही सही होगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। अब देखिए अगर कोई समीकरण आपके पास दी हो, उसमें 3 सोल्यूशन हमने बताए थे कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये वाली कंडीशन बिल्कुल होती है, दोनों रेखाएं समानांतर हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं आपकी समानांतर आई हो। आगे देखता हूं और कौन से ऑप्शन दिए गए जो इसमें संभव नहीं। अगला है कि दोनों रेखाएं संपाती हो, ये भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हो, यानी कोइंसिडेंट हो। अगला है दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर, दोनों कभी हो ही नहीं सकता कि अगर प्रतिच्छेद कर दिया, मान लिया ऐसे हैं अगर इक्वेशन तुम्हारी रेखाएं और तो या समानांतर होंगी, तो ये या वाला कोई भी कंडीशन नहीं होता। तो यहां से डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आपके सामने प्रश्न है कि रैखिक युग्म यानी लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू वाई और y प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 के क्या होंगे हल। यानी अगर मैं पहला इक्वेशन देखूं तो मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 0 और अगला है x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं इनकी तुलना करूं तो यहाँ पर गुणांक a1 पहला का 1 है, 1 बटे दूसरे का भी 1 है, इक्वल टू -1 अपान 1 है। तो इसका मतलब 1 बटे 1 1/1 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू, देखो -1 दिया गया बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी यूनिक सोल्यूशन की बनती है। इसका मतलब यहाँ पर अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सोल्यूशंस बच्चों होंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, के किस मान के लिए समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस के वाई अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर a1 आपका 1 है बच्चों, 1 लिख लेंगे बटे, और यहां पर a1 अपान a2 यहां पर 3 है। चलिए डज नॉट इक्वल टू होता है b1 यहां -2 है और यहां पर आप देखेंगे तो k है। इसका मतलब अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो k1 जा k डज नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6, वो भी माइनस का। इसका मतलब k की वैल्यू -6 के बराबर न हो, और ये ऑप्शन आपका देखिए डी वाले में बच्चों दिया गया है, तो यहां से हम ऑप्शन डी को चूज कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 x माइनस 2y इक्वल टू 2 को हल करने पर हमें इन दोनों समीकरणों को केवल हल करना। अगर आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनकी वैल्यू ही यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने अगर x बराबर पहला रखना चाहा तो देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 है, इसमें हमने रखा तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 18 अगर आता है, 6 प्लस 12 इक्वल टू 18। देखिए पहले में तो सही आ रहा, दूसरे में अगर आप रखोगे x माइनस 2y इक्वल टू 2, x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 थी, y की वैल्यू यहाँ पर 4 इंटू 2 करोगे इक्वल टू 2 कभी नहीं आ सकता। देखिए 3 माइनस 8 इक्वल टू कभी 2 नहीं आएगा, तो हम पहला वाला ऑप्शन नहीं चुन सकते, गलत हो जाएगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो आपका देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 में हल नहीं करके आपको दिखा रहा हूँ, केवल आपको वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ। 2 और y की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 18, तो 12 प्लस आपका 6 इक्वल टू 18 है। इसका मतलब पहली वाली क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है। आइए दूसरे में देख लेता हूँ, x माइनस
2y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू माइनस 2 प्लस के 2 दोनों ही इसके सोल्यूशन, क्योंकि दोनों समीकरणों को, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कभी भी आप एक इक्वेशन में रख करके जल्दबाजी मत करिएगा, वरना आपका सवाल 100% गलत हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस 16 समपाती हैं, मतलब दोनों कोइंसिडेंट करती हैं। ये कहने का मतलब ये आपकी जो दोनों रेखाएं होंगी वो कोइंसिडेंट हैं। उसके लिए आपको कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन आपको बताई गई है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर अगर मैं a1 की बात करूँ तो यहाँ 3 है, और a2 की बात करूं बच्चों तो यहाँ 6 है, इक्वल टू b1 की वैल्यू -1 है, और यहाँ पर b2 की वैल्यू देखिए -k है, इक्वल टू -8 आप इधर लेके आएंगे, सॉरी प्लस के 8 ही रहेंगे, और इधर ये इसको हम 16 को लेके आएंगे, तो ये देखिए प्लस के ये भी 16 हो जाएंगे। अब आप यहाँ से कोई भी कंडीशन दो को ले सकते हैं। देखिए मैं इन दोनों को लेता हूँ, 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/2 इक्वल टू, दोनों ये देखिए दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 अपॉन के, तो के 1 जा के, 2 1 जा 2, यानी के की वैल्यू 2 होगी। तो आप देखिए बहुत आसानी से इन प्रश्नों को यहाँ से आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। आज का ये अंतिम हमारा प्रश्न है, यदि 3x प्लस 2 के वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 द्वारा दी गई दो रेखाएं परस्पर समानांतर हों तो k की वैल्यू क्या होगी। अगर समानांतर होती तो इसके लिए मैंने कंडीशन आपको बताई थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इससे आप कोफिशिएंट यहाँ से देखेंगे तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा, देखिए 3 अपॉन, और अगर आप यहाँ से देखो तो 2 इक्वल टू b1 आपका हो गया 2k अपॉन, यहाँ से देखिए 5 डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन, अब आप ये 1 इधर लिखा हुआ था, इसमें 2 है, सॉरी -2 इधर लेके आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, और इधर प्लस है 1 ही तो 1 ही रहेगा, और ये डज नॉट इक्वल, तो हम इन दोनों को इस वाली सिचुएशन को ले लेंगे। देखिए 5 तिहाई हो जाएगा बच्चों 15, और ये हमने लिखा था 3/2, तो 2 दूनी 4, 4 के इक्वल टू 15, इनको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो के इक्वल हो जाएगी 15/4, यानी 15/4 अगर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। कुल मिला के आज का ये हमारा दूसरा चैप्टर था, संभवतः समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो बच्चों तो हमारे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार हो तो इसे कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आपको प्रतिदिन एक चैप्टर मिलता रहेगा, आपकी परीक्षा तक सारा कोर्स मैं आपको कराऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।